From the core of my heart, accept salam. Myself Inam. In this series of video lecture, we will be learning about the fascinating world of direct design method, in which we will design an exterior panel of the floor system having live load of 100 psf and floor finish load of 20 psf in addition to its self weight. And the concrete strength is 4 ksi and the yield strength of the steel is 60 ksi. So this will be the fourth lecture of the same question, in which we will distribute the exterior positive, exterior negative moment into column strip and middle strip. In last lecture, in part 3 of the same question, we had distribute the longitudinal moment into its positive and negative components. So in this lecture, we will distribute the negative and exterior positive into column strip and middle strip. So आज का मदवा ये कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटीरियर मोमेंट, यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मोमेंट कैलकुलेट किया है उसको हम लोगों ने फर्दर कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस तरह लास्ट स्टेप में हम लोगों ने सबसे पहले थिकनेस मालूम की, मैं कुछ क्विक रिव्यू दूंगा कि सबसे पहले हम लोगों ने एच मालूम किया, फिर इसके बाद एच किस तरह मालूम किया, एक टेबल की मदद से मालूम किया, इस टेबल की मदद से आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। फिर एच मालूम करने के बाद हम लोगों ने फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट की, स्टेप 2 में हम लोगों ने फैक्टर्ड लोड मालूम की। फिर स्टेप 3 हम लोगों ने किया, एक फार्मूला यूज़ किया, फिर इसके बाद हमें स्टैटिक मोमेंट आई। तो ये एक 380 लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और 311 इन शॉर्टर डायरेक्शन ये मोमेंट आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने इस 380 मोमेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया, इस 380 मोमेंट को हम लोगों ने एक्सटीरियर, इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हम लोगों ने एक पार्ट ये भी किया था कि जो इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट था उसको हम लोगों ने भी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टेबल यूज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने 380 वाला जो मोमेंट था लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, उसको हम लोगों ने इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हम लोगों ने लास्ट में ये भी किया था कि ये जो इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट है इसको हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आज का मद्वा ये होगा कि ये जो एम पॉजिटिव यानी एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट, इसको हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज का मद्वा यही है कि इस मोमेंट और ये एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्सटीरियर नेगेटिव में बीटा इन्वॉल्व होता है, तो मैं बीटा की कैलकुलेशन से करूँगा। तो ये टेबल मैंने यूज़ करना है, ये टेबल के कोएफिशिएंट। फिर इसके बाद एक और टेबल था वो भी हम लोगों ने यूज़ करना है। उससे हमारे पास कि कितना हिस्सा कॉलम स्ट्रिप पे ट्रांसफ़र होगा मोमेंट और कितना हिस्सा मिडल स्ट्रिप पे ट्रांसफ़र होगा। तो ये टेबल मैंने यूज़ करना है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूज़ किया था, इंटरपोलेशन की ज़रूरत थी तो इंटरपोलेशन भी यूज़ करेंगे। ना ये है कि इस मोमेंट को मैंने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट के को डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। तो इसके लिए हम लोगों ने फ्री कैलकुलेशन की L2 और L1 इंटू अल्फ़ा L, तो यानी अल्फ़ा L इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की। इसकी वैल्यू 4.67 आ रही है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अब अभी मैंने टेबल पे ACI के टेबल पे देखना है, और अगर वैल्यू डायरेक्ट मिल रही तो मैंने वही लेना है कि इतना हिस्सा कॉलम, इतना परसेंट ऑफ दिस मोमेंट कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा या ट्रांसफ़र होगा। तो वो टेबल क्या, ये टेबल मैंने यूज़ करनी है। तो लोगों ने ये एक्सटीरियर पॉजिटिव के लिए ये टेबल यूज़ करना है, इंटीरियर नेगेटिव के लिए ये यूज़ किया, तो एक्सटीरियर नेगेटिव के लिए हम लोगों ने ये टेबल यूज़ करना है। तो इसमें भी अल्फ़ा L2 डिवाइड बाई L1 का चाहिए रेशो। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी वैल्यू आई हम लोगों ने कंपेयर करना है। अगर 0 आई तब हम लोगों ने ये रो यूज़ करनी है, अगर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 आई तब मैंने ये रो यूज़ करना है। और L2 और L1 की जो वैल्यू है वो 0.83 है, वो आपको तो पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास x1 होगा और ये x2 होगी और x की वैल्यू 0.83 होगी। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लीनियर इंटरपोलेशन करना है। तो लास्ट लेक्चर और इसका एक बाकायदा अलग सी वीडियो मौजूद है इंटरपोलेशन का, वो आप देख सकते हैं। इस बारे में मैं क्विक जाऊंगा। ये तो लास्ट लेक्चर में मैंने पहले ही समझाया कि किस तरह
फार्मूला वगैरह यूज़ करना है। तो x1 और x2 फिर x की वैल्यू हमारे पास मिल गई। फिर मैंने ये इस रो यानी y के लिए मैंने इस रो पे जाना है, नीचे वाली रो, यानी 0.9 की वैल्यू एक y1 के बराबर होगी और y2 0.75 और y की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करनी है। तो इस फार्मूले में सेम वही जिस तरह लास्ट लेक्चर में किया था उसी तरह x की वैल्यू 0.5 है, x1 की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 0.83, इसी तरह y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू 0.75 है। फिर फार्मूले इंपुट करने के बाद हमारे पास 0.8 या 80% आई। तो इसका ये मतलब है कि इस मोमेंट का 80% विल ट्रांसफ़र ऑन कॉलम स्ट्रिप और फिर रिमेनिंग 20% विल गोज ऑन मिडल स्ट्रिप। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कि कॉलम स्ट्रिप पे जो मोमेंट होगा वो 0.8 यानी 80% ऑफ दी दिस पॉजिटिव मोमेंट वो क्या है 216.6 की फीट, यानी इतना हिस्सा कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मेरे पास कॉलम स्ट्रिप पे मोमेंट 173.3 की फीट आया और इसी तरह रिमेनिंग 20% वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन मिडल स्ट्रिप। तो 0.2 टाइम्स ऑफ 216.6 विल बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन मिडल स्ट्रिप। तो इसकी वैल्यू 43.32 की फीट आ रही है। ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन मिडल स्ट्रिप। फिर फर्दर हमें ACI बताती है कि 85% ऑफ द कॉलम स्ट्रिप मोमेंट विल गोज ऑन विल ट्रांसफ़र ऑन कॉलम ऑन बीम्स। जिस तरह ये सॉलिड स्लेब विद बीम है तो इसका 85% यानी बीम पे जो मोमेंट आएगा बीम इज़ इक्वल टू 0.85 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम स्ट्रिप मोमेंट। तो ये क्या है 173.3, इसका 85% बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कितना आएगा 147.31 की फीट आ रहा है। फिर इसी तरह रिमेनिंग कितना बच जाता है 15%, वो फिर कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 0.15 टाइम्स ऑफ 173.3, ये इसकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ रही है 26। तो इसकी वैल्यू आ रही है 26 की फीट विल गोज ऑन कॉलम स्ट्रिप। तो ये हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और बीम पे डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी नेक्स्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट। वो इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है क्योंकि जब एजेस पे हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव होता है तो वहाँ पे फिर बीटा यानी टॉर्जन वगैरह इन्वॉल्व होती है। तो उसको भी काउंटर करने के लिए एक और फैक्टर इन्वॉल्व होती है। ACI बताती है कि अब फिर हम लोगों ने बीटा कैलकुलेट करना है। तो याद रहे हम लोगों ने ये 266 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने ये किया कि ये एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट को भी मैंने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप बीम पे कितना मोमेंट आ रहा है उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी एक्सटीरियर नेगेटिव के लिए भी यही सेम कंसेप्ट करेंगे। फिर इसमें टॉर्जन फिर इन्वॉल्व होती है क्योंकि एक्सटीरियर एच पैनल है तो इसमें फिर टॉर्जन को भी काउंटर करने के लिए एक और फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने क्या करना है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप। तो इस एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। तो इसमें हम लोगों ने एक टॉर्जन का फैक्टर भी काउंटर करना है। तो उसका सबसे पहले हम लोगों ने बीटा टी कैलकुलेट करना है क्योंकि अगर आप टेबल को देखिए तो उसमें बीटा टी इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट के लिए मैंने ये टेबल यूज़ करना है। इसमें फिर फर्दर दो यानी टोटल 4 हमारे पास कॉलम्स या रो मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर अगर अल्फ़ा L2 L1 और L ये क्या है इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 है तब हम लोगों ने डिसाइड करना है। फिर फर्दर इसमें बीटा टी अगर 0 हो या बीटा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 हो या इनके दरमियान अगर हो तब फिर लीनियर इंटरपोलेशन करनी है। फिर इसके बाद एक तो ये है, फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने टोटल यानी 4 रो है। इसमें बीटा टी इन्वॉल्व है सिर्फ एक्सटीरियर पैनल के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीटा टी कैलकुलेट करना है। बीटा टी के लिए एक फार्मूला है जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम into C divided by 2 modulus of elasticity of slab
इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एज, जो भी बीम है या स्लेब आप कह सकते हैं, ये स्लेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एज पैनल का। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी कैलकुलेशन की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए, ई की वैल्यू भी हमें गिवन होगी कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है, बीम का स्ट्रेंथ क्या है, और टू तो वैसे कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ अननोन है, सी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एच पैनल पे जो बीम थी वो हमारे पास इन्वर्टेड एल बीम थी, यानी इस तरह की बीम थी हमारे पास, इस तरह बीम थी, जिस तरह हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे सी को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैं सबसे पहले लिखूँगा। वो फार्मूला कुछ यूँ कि सी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ 1 माइनस 0.63 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटू एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाई 3। ये फार्मूला है। समेशन इंटू 1 माइनस 0.363 एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्रिंसिस स्टार्ट एक्स क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3। ये सी का फार्मूला है। अभी एक्स क्या है, वाई क्या है, ये आप पहले समझ लें कि एक ये इन्वर्टेड एल बीम है। तो इन्वर्टेड एल बीम में ये हमारे पास होगी एक्स लेंथ, यानी यहाँ से लेकर छोटी वाली जो लेंथ है इसको हम लोगों ने सबसे पहले रेगुलर फिगर में डिवाइड करना है। यानी यहाँ पे मेरे पास एक रेगुलर फिगर बन गई, तो इसकी छोटी जो लेंथ है पहले ये इसको कंसिडर करेंगे, फिर इस दूसरी फिगर को। तो ये छोटी लेंथ है, इसको मैंने एक्स नाम दिया है, फिर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसको मैंने वाई नाम दिया। तो सबसे पहले फार्मूला तो एक रेक्टेंगल के लिए यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे फिर छोटी डिस्टेंस ये है, ये मेरे पास x होगी, फिर ये बड़ी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y होगी। सारी चीज़ें यानी वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है। तो पुट करने के बाद हमारे पास बीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है फॉर फिगर 1, फिगर 1 हमारे पास x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 22। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कितना, या पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर आप भी देख सकते हैं कि किस तरह हम लोगों ने ये डिस्टेंसेस हमारे पास आई और एच की वैल्यू क्या आई। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 होगी यानी दूसरी फिगर में, और वाई की वैल्यू फिर हमारे पास होगी 15 होगी वाई की वैल्यू फॉर सेकेंड फिगर। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद, यानी सबसे पहले इस फिगर के लिए हम लोगों ने एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, 16 एक्स की जगह, वाई की जगह 22 पुट करना है। फिर प्लस, समेशन का मतलब है प्लस, जितने भी फिगर्स है उतनी मतलब आपने प्लस करना है, प्लस फिर ये दूसरी फिगर पे भी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 7 यूज़ करनी है और वाई की वैल्यू 15 यूज़ करनी है। इन दोनों वैल्यूज़ का, इन दोनों रिजल्ट को हम लोगों ने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू मिल जाती है, सी इज़ इक्वल टू 17486 इंच रेज़ टू द पावर 4। ये सिर्फ इसी हम फार्मूले में दोनों फिगर्स का एक्स वाई हम लोगों ने पुट करना है। 2 मरतबा फिगर है यानी 2 रेक्टेंगल है, तो दरमियान में प्लस आएगा, 2 मरतबा ये वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू 17486 इंच रेज़ टू द पावर 4 आ जाती है। फिर ये वैल्यू जो आई है इसको मैंने फर्दर इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करने के बाद कुछ यूँ होगा फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास ये है ई और ई अगर डिफरेंट थी कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अब हम लोगों ने वही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ई और ई सेम है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। सी की वैल्यू मैंने पुट करनी है 17486 मैंने पुट की, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये आई। इसका क्या मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब फॉर एक्सटीरियर पैनल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, याद रखना। ये मैंने क्या यूज़ करना है, इसकी वैल्यू मैंने वैसे कैलकुलेट की है फर्स्ट लेक्चर में। तो पार्ट 1 में मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जो कि 6860 आई थी मेरे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब फॉर एक्सटीरियर पैनल इन लॉन्गर डायरेक्शन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एस की वैल्यू 6860 है। तो कैलकुलेशन करने के बाद बीटा टी की वैल्यू हमारे पास 1.27 मिल गई। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमें पता चला कि बीटा की वैल्यू 1.27 है। फिर हमारे पास जो
अल्फ़ा एल टी यानी अल्फ़ा एल इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 आई। अभी मैंने और हमारे पास एक और रिज़ल्ट भी ये थी कि L2 और L1 का जो रेशो है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट की, वो 0.83 है। तब अभी हमें टेबल पे जाना है, तो इन सब रिज़ल्ट यानी फ्री कैलकुलेशन यूज़ करके मैंने टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है। तो वो टेबल ये थी कि टेबल में हम लोगों ने क्या करना था कि यहाँ पे बीटा चाहिए थी, तो बीटा हम लोगों ने कैलकुलेट की, जो कि पहले तो हम लोगों ने ये देखना है अल्फ़ा L2 डिवाइड बाई L1 ज़ीरो है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये केस नहीं है, बल्कि ये नीचे वाला केस है, यानी ये केस है कि ग्रेटर देन 1 है। तब मैंने ये कॉलम इस तरह स्ट्रेट जाना है। फिर यहाँ पे फिर दो कंडीशन है, बीटा टी ज़ीरो है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास बीटा टी तो ज़ीरो नहीं थी, बल्कि 1.27 आई, जो कि इन दोनों के दरमियान है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक ग्राफ यूज़ करना है। अगर ग्राफ से आप समझ में नहीं आ रहा था, तब आप लोगों ने मल्टीपल इंटरपोलेशन करनी है। तो मल्टीपल इंटरपोलेशन का मैं एक फिगर से सिर्फ दिखाऊंगा, वो आपने ख़ुद समझना किया। जिस तरह लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं, इसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी हॉरिजॉन्टली भी इंटरपोलेशन करनी है और वर्टिकली भी इंटरपोलेशन करनी है, क्योंकि इसमें अननोन बहुत ज़्यादा है। यानी वो आप कर सकते हैं, यानी इस तरह के वैल्यूज़ को भी एक्स वाई कंसिडर करें, एक्स वाली, और ये वाली वैल्यू वाई कंसिडर करें। तो इसमें जो इंटरपोलेशन है इसको वर्टिकल इंटरपोलेशन कहेंगे। फिर अगर वैल्यू कुछ यूँ थी, ये वाली और ये वाली थी, तब आपने हॉरिजॉन्टल इंटरपोलेशन करनी है, यानी मल्टीपल इंटरपोलेशन आपने फिर यूज़ करना है। अगर उस पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में फुली डिटेल से समझाऊंगा। अगर इसी तरह सिर्फ कंसेप्ट समझ आ रहा है, इसी तरह लीनियर इंटरपोलेशन करना है उसी तरह, मगर इसमें मल्टीपल टाइम करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू बीटा मसला ये कि ये दरमियान में आ रही है, एग्जैक्ट ग्रेटर देन 2.5 या एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आ रही है, 1.27 आ रही है, मतलब इसके दरमियान आ रही है। तो हम लोगों ने एक ग्राफ यूज़ करना है। अगर ग्राफ में फिर मुख्तलिफ उसमें वैल्यू लेना बहुत मुश्किल है, फिर आपने मल्टीपल इंटरपोलेशन करनी है। फिर यहाँ पे जो मैंने यूज़ करनी है ये दो कॉलम, क्योंकि दरमियान में वैल्यू है, तब मैंने यहाँ पे इन दो कॉलम्स के दरमियान के भी यानी 1 पॉइंट, अगर बीटा 1.27 हो तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास तो वैसे 0.83 क्या x की वैल्यू है यहाँ पे, जो कि x1 हमारे पास 0.5 और x2 1 के बराबर है, x की वैल्यू 0.83। फिर यहाँ पे हम लोगों ने y1 की वैल्यू 0.9 इस रो के लिए, और अगर बीटा टी 2.5 हो और y2 की वैल्यू 0.75। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अगर बीटा इक्वल टू 0, इसको तो आपने इसी तरह सेम कंसिडर करना है। अगर बीटा टी इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हमारे पास y1 ये होगी और y2 ये होगी। फिर हम लोगों ने ये y कैलकुलेट करना है। ये मल्टीपल इंटरपोलेशन में समझा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि वट यानी x1 अगर y1 हमारे पास 0 हो और y2 की वैल्यू 2.5 हो, y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 हो, x2 की वैल्यू 2.5 हो और x की वैल्यू 1.27 हो, तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ पे इनके दरमियान की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे y1 तो मालूम है, y2 मालूम किया, y की वैल्यू क्या होगी अगर बीटा 2 1.27। ये मल्टीपल इंटरपोलेशन में आता है। मैं सिर्फ इसका पिक्चर दिखाऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है। अगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊँगा मल्टीपल इंटरपोलेशन पे। तो यहाँ से आपने बीटा टी की वैल्यू 1.27 फिर टेबल से एक्सट्रेक्शन करने के बाद मल्टीपल इंटरपोलेशन यूज़ करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू वो 0.9 आ रही है, यानी y यानी 0.9 यानी 90% ऑफ द मोमेंट विल ट्रांसफ़र ऑन कॉलम स्टेप। तो इसका सारी
इसमें बहुत सी फैक्टर इन्वॉल्व होती है। बीटा सबसे पहले कैलकुलेट करना है, बीटा के लिए फिर सी चाहिए होती है जो कि टॉर्जनल रिजिडिटी आप कह सकते हैं या टॉर्जनल स्टिफनेस उसे कहा जाता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, फार्मूले में यूज़ करना है। फिर मल्टीपल इंटरपोलेशन की ज़रूरत अगर थी तब हम लोगों ने करना है, यहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि बीटा 1.27 आ रही थी, तब हम लोगों ने मल्टीपल इंटरपोलेशन यूज़ की। फिर मल्टीपल इंटरपोलेशन यूज़ करने के बाद अगर बीटा टी 1.27 हो तब हमें 0.9 मिल जाती, यानी 90% अब इन एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट वेल गोज़ ऑन कॉलम स्टेप। तो ये सारी चीज़ें इस कैलकुलेशन यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए थी। अभी तो बिल्कुल सेम ही है कि कॉलम स्ट्रिप पे जो मोमेंट आएगा वो नेगेटिव मोमेंट होगा 0.9 टाइम्स ऑफ जो -60.8 की फीट थी, यानी एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट की जो वैल्यू है उसका 90% कॉलम स्ट्रिप पे आएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास -54.72 की फीट मिल जाती है। और इसी तरह रिमेनिंग जो मोमेंट है वो मिडल स्ट्रिप पे यानी 10% यानी 0.1 टाइम्स ऑफ 60.8 विल गोज़ ऑन मिडल स्ट्रिप। ये मिडल स्ट्रिप पे ट्रांसफ़र होगा जो कि इसकी वैल्यू -6.08 की फीट आ रही है। फिर हम लोगों ने ये भी करना है कि इस कॉलम स्ट्रिप का 85% विल ट्रांसफ़र ऑन बीम्स, क्योंकि सॉलिड स्लैब विद बीम्स है तब ACI ये सजेस्ट करती है कि 85% यानी 0.85 टाइम्स ऑफ दिस -54.72 ट्रांसफ़र होगा ऑन बीम्स। तो इसकी वैल्यू फिर आ रही है -46.5 की फीट आ रही है। और अभी मैंने करना है कि कॉलम स्ट्रिप पे रिमेनिंग कितना मोमेंट बचेगा। तो कॉलम स्ट्रिप पे 0.15 यानी 15% ऑफ दी -54.72 ये ट्रांसफ़र होगा ऑन अभी कॉलम स्ट्रिप पे। असल में कॉलम स्ट्रिप में इतना आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू -8.21 की फीट मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया इन कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी थी कि हम लोगों ने बीटा टी कैलकुलेट करनी है, यानी फर्दर कैलकुलेशन करनी थी। बीटा टी के लिए हमें सी चाहिए होती है। सी में हम लोगों ने एक फिगर जो एच बीम है उसको लेना है, रेगुलर फिगर में डिवाइड करना है, एक्स और वाई उसमें फार्मूला है, वो फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। इससे हमारे पास बीटा टी की वैल्यू मिल जाती है। बीटा टी वैल्यू मिलने के बाद फिर मैंने ये टेबल यूज़ करना है जो कि एक कॉम्प्लेक्स टेबल आप कह सकते हैं। इस टेबल में मैंने ये मैं टेबल दिखाऊंगा। तो इस टेबल में हम लोगों ने ये रो आई, मतलब ये दो कॉलम हमारी नीड की थी, तब इसमें फिर हमें बीटा चाहिए होती थी। बीटा हम लोगों ने कैलकुलेट की जो कि 1.27 आई, यानी 0.5 और इनके दरमियान आई। अगर दरमियान में आ जाए तब आपने लीनियर इंटरपोलेशन करना है। तो यहाँ पे फिर बीटा की वैल्यू आई, तो बीटा वैल्यू ये दरमियान में आई, तो यहाँ पे दरमियान में भी ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फिर मल्टीपल टाइम ऑफ इंटरपोलेशन यूज़ करनी है। तो वो यूज़ करने के बाद हमारे पास y की जो वैल्यू है यानी कितना परसेंट ऑफ द मोमेंट विल ट्रांसफ़र ऑन कॉलम स्ट्रिप वो 0.9 आई। तो इंटरपोलेशन के बाद ये वैल्यू आई। फिर इसी 0.9% यानी उसी एक्सटीरियर नेगेटिव का 90% कॉलम स्ट्रिप पे आएगा, फिर मिडल स्ट्रिप और बीम हम लोगों ने कैलकुलेशन की। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो हो गई है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोगों ने इसी ईस्ट वेस्ट का लॉन्गर डायमेंशन फॉर एक्सटीरियर फ्रेम, ये तो सारे कैलकुलेशन इंटीरियर फ्रेम के लिए जी। एक्सटीरियर फ्रेम पे किस तरह मोमेंट कॉलम कितना कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैं फिगर से समझाऊंगा कि फिगर में किस तरह आपने यूज़ की है या कौन कौन से मोमेंट आपने कैलकुलेट किए। तो मैं खुलासा बता रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये नेगेटिव मोमेंट एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट किया था, ये इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट किया था, ये एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट किए। फिर इसी पॉजिटिव मोमेंट का कितना हिस्सा यहाँ पे मिडल स्ट्रिप पे आ रही थी और कितना हिस्सा यानी यहाँ पे मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट किया कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप जिस तरह आज की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। ये तो हम लोगों ने फॉर
ईस्ट वेस्ट इंटीरियर फ्रेम के लिए किया, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर इस फ्रेम को ईस्ट वेस्ट का एक्सटीरियर फ्रेम के लिए यानी कितना मूवमेंट इस कॉलम स्ट्रिप पे आएगा और कितना मूवमेंट इस मिडल स्ट्रिप पे आएगा, यानी ये ऐसा समझो कि ये कंप्लीट हो गई। अभी इसी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का लॉन्गर डायमेंशन एक्सटीरियर फ्रेम के लिए करेंगे। यह आप बखूबी डायग्राम से समझ ले तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। यानी सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट की, यहाँ पे यानी एक्सटीरियर नेगेटिव एक्सटीरियर पॉजिटिव ये मोमेंट कैलकुलेट की। फिर इन्हीं मोमेंट को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप जिस तरह यहाँ पे शो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में फिर ये नेगेटिव एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ये इंटीरियर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर इसको फर्दर कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।